हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है नायब तहसीलदार के 2016 और 2018 के प्रीलिम्स में जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे क्या फोकस एरियाज होने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन को जो है किस डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहिए, वो हम इन क्वेश्चंस की मदद से जो है वो एनालाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और एक एक करके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय आरबीआई। ऑप्शंस देखते हैं। ए बैंक रेट, बी एसएलआर, सी पीएलआर, पीएलआर मतलब कि प्राइम लैंडिंग रेट, एसएलआर मतलब कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, डी सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आरबीआई एज अ रेगुलेटर जो है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को भी डिटरमाइन करता है और कैश रिजर्व रेशियो को भी डिटरमाइन करता है और साथ में बैंक रेट भी डिटरमाइन करता है। ये उसके रेगुलेटरी टूल्स हैं जिसके थ्रू वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है। तो इसमें ऐसा कौन सा रेट है जो कि आरबीआई डिटरमाइन नहीं करता है? तो वो जो रेट है वो है पीएलआर यानी कि प्राइम लैंडिंग रेट। ये कौन डिटरमाइन करता है? आरबीआई डिटरमाइन नहीं करता है, तो ये बैंक्स खुद डिसाइड करते हैं जो उनका पीएलआर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पूछा गया है नॉट डिटरमाइंड बाय आरबीआई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। काफी इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं इंडिया में जो व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? जो आपका मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ था, रिवोल्यूशनाइज हुआ था। हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी या प्रोडक्शन था, मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में, वो काफी इंक्रीज हुआ था। तो जो इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में एक एरा में, उसको कहा जाता है क्या? व्हाइट रेवोल्यूशन। तो कौन इसके फादर कहे जाते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ए एम एस स्वामीनाथन, बी बीपी पाल, सी के एन बेहल या डी वी कुरियन, वर्गीस कुरियन। देखिए, इसके जो फादर हैं वो है वर्गीस कुरियन, डी। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए। बहुत रिलेटिवली काफी इजी क्वेश्चन था, जनरली सभी स्टूडेंट्स को ये पता होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When did the किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर द फार्मर्स स्टार्ट इन इंडिया? ऑप्शंस देखते हैं। 1995-96, बी 1998-99, सी 2005-06 या डी 2007-08। दोस्तों, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी देखा था, हमें जो हमारे फोकस एरिया हैं उसमें जो गवर्नमेंट स्कीम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है, इसमें आपको खास फोकस करना है। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है इसके बारे में पूछा गया है और कैसा क्वेश्चन है? काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी दोस्तों 1995, 1998, 99 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अब इसकी स्कीम के बारे में क्या पूछा जा सकता है? जैसे अब ये स्कीम दोबारा नहीं पूछी जाएगी कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब लॉन्च हुई है। अब क्या पूछा जाएगा आपसे पूछा जा सकता है कि पीएम किसान योजना के बारे में, ये कब शुरू हुई, किस डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई है पीएम किसान योजना, इसमें कितना पैसा दिया जा रहा है, इसकी जो बेनिफिशियरीज हैं उनकी क्या एलिजिबिलिटी है। ये सब सवाल जो है आपसे अब पूछे जा सकते हैं। तो फार्मर से रिलेटेड कोई भी स्कीम है तो उनको जो है आपको खास ध्यान रखना है, खास आपको पढ़ करके जाना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी ये स्कीम्स जो है बहुत आती रहती हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो है अभी एक इसकी किस्त जारी करी है। तो ऐसी स्कीम जो कि न्यूज में है या किसी कंट्रोवर्सी में है या कुछ भी है ऐसी स्कीम्स, तो उनके ऊपर आपको खास ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज was brought to the force by, ऑप्शन है ए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, बी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1977 या डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, जो मेन इसका
कहना चाहिए हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने का, या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जहां पर दिया गया था कि उनका फोकस होना चाहिए, वो था हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, क्योंकि वो पीसी महालनोबिस मॉडल के पे ऊपर बेस था। उसी में था कि हमें इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी है, हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस करना है अगर इंडिया को हायर या रैपिड ग्रोथ रेट की अगर जरूरत है तो कौन सा इसमें से ऑप्शन, अगर आपको मान लीजिए नहीं भी पता है, आपको यह भी पता है कि सेकंड 5 ईयर प्लान के वक्त जो है ये इंडस्ट्रीज पर हमारा खास फोकस था, तो उससे भी आप गैस कर सकते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। दोस्तों अब देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ये फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पॉलिसी रेजोल्यूशंस थे, 1948 में क्या इंपॉर्टेंट था, या 1956 में क्या इंपॉर्टेंस थी, या 97 की बात करें, या 91 में क्या हुआ। बट आपको और क्या ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन से आपको क्या एनालाइज करना है कि हमें और क्या चीजें पढ़नी है। इस पे क्या है कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन है, तो आपको ये देखना है कि जो एसएमईज की डेफिनेशन है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, इसकी डेफिनेशन को सरकार ने रिवाइज किया है ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। लास्ट ईयर इसकी डेफिनेशन को रिवाइज किया गया है। तो पहले डेफिनेशन क्या थी, अब क्या डेफिनेशन है, कितने टर्नओवर पे, कितने इन्वेस्टमेंट पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कितने पे मीडियम है, कितने पे माइक्रो है, ये आप जो है अब पढ़ करके रखिएगा। इस तरह से हमें अंदाजा लगाना है कि अब क्या क्वेश्चन आ सकता है, अब किस चीज पे हम फोकस करें। तो आप अब जो है रिवाइज जो डेफिनेशन है एसएमईज की, उस पर आप फोकस करिएगा इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हु रिकमेंड्स द एमएसपी एंड इश्यू प्राइस। दोस्तों एमएसपी जो है बहुत ही एकदम कहना चाहिए हॉट टॉपिक है इस बार एग्जाम के लिए। तो कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपको एमएसपी से रिलेटेड आ सकता है कि एमएसपी कौन रिकमेंड करता है, या किसी पर्टिकुलर क्रॉप की एमएसपी भी पूछी जा सकती है, जैसे राइस की, वीट की, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि जो 3 लॉ लाए गए थे उनके जो है कि उनमें क्या क्या था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, या कौन रिकमेंड करता है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एमएसपी पर थोड़ा सा आपको खास फोकस करने की जरूरत है। तो कौन करता है, एक बार ऑप्शंस देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसीपी, सी नीति आयोग, या डी नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस जो है वो डिटरमाइन करता है, सीएसीपी डिटरमाइन करता है कि कितना एमएसपी मिलना चाहिए, और वो रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फिर जो है उसको नोटिफाई करती है एमएसपी को। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अभी करंटली इंडिया में 25 क्रॉप्स ऐसी हैं जिनका एमएसपी जो है वो नोटिफाई होता है, या सरकार जो है उसको अनाउंस करती है। इसमें से 23 क्रॉप्स ऐसी हैं जिसका रिकमेंडेशन ये सीएसीपी करता है, बाकी 2 का सीएसीपी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या कहता है, इंडियन इकोनॉमी इज टाइप ऑफ, इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की इकोनॉमी है। ऑप्शंस देखते हैं, ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बी सोशलिस्ट इकोनॉमी, सी मिक्स्ड इकोनॉमी, या डी मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी। इंडिया किस टाइप की इकोनॉमी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो कि आप सीधे अगर आपने कभी एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो भी आप आंसर कर सकते हैं। इंडिया किस टाइप की इकोनॉमी है, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पर चलती है, जहां पर कि क्या है, जहां पर आपका प्राइवेट सेक्टर भी है और आपका पब्लिक सेक्टर भी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेजरली क्या होता है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होगा, और पब्लिक सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या किसी भी तरह गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है इन बिजनेस वो नहीं होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि सब कुछ गवर्नमेंट के या पब्लिक सेक्टर के हाथ में होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि इंडियन मॉडल है, उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए ही जगह होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन हैज द पॉपुलेशन पॉलिसी बीन इंप्लीमेंटेड। पॉपुलेशन पॉलिसी कब इंप्लीमेंट हुई है, एक बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है डेमोग्राफी चैप्टर से। ए 15 फरवरी 2000,
बी 15 फरवरी 2001, सी 15 फरवरी 2002, डी 14 फरवरी 2000। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन है ए 15 फरवरी 2000। देखिए दोस्तों, ये जो है बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और किससे आता है? आपके डेमोग्राफी चैप्टर से, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये भी आपका एक फोकस एरिया है। तो जब भी आप कोई स्कीम पढ़ें, जब भी आप कोई पॉलिसी पढ़ें, तो आप उसमें पढ़िए कि ये कब नोटिफाई हुई है, ये कब इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट हुई है। अगर कोई स्कीम है तो कहां पर लॉन्च की गई है, किस डिस्ट्रिक्ट में या किस स्टेट में, या कितनी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट ये कवर करती है। सेंटर और स्टेट में अगर शेयरिंग है पैसे को लेकर के तो कितनी शेयरिंग है। ये सब चीजें जो है थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली है यहां पर। तो ये पूछा गया कि कब इंप्लीमेंट हुई थी। अब क्या करना है आपको कि पॉपुलेशन पॉलिसी के टारगेट्स भी आपको पता होने चाहिए कि ऑप्शन में आ सकता है कि ये 4 टारगेट्स दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ठीक नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। तो आपको जो है पॉपुलेशन पॉलिसी के टारगेट्स भी पता होने चाहिए, कब तक उनको हमें अचीव करना है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है पीडीएस का? ऑप्शन देखते हैं। टू कंट्रोल मार्केट प्राइसेस, बी टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर, सी टू कंट्रोल ब्लैक मार्केटिंग, या डी टू एनकरेज एक्सपोर्ट। देखिए दोस्तों, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो व्हीट है, राइस है, सस्ते दामों में वो है गरीबों को बांटा जाता है। जो बीपीएल हाउस होल्ड्स है उनको मिलता है कि व्हीट जो है आपको 1 रुपीज पर केजी मिल गया, राइस आपको 2 रुपीज पर केजी मिल गया, एक सर्टेन अमाउंट जो है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेजर जो इसका एम है वो है कि गरीब लोगों तक जो है खाना पहुंच पाए, फूड सिक्योरिटी उनको मिल पाए, ऐसा ना हो कि वो भूखे पेट किसी को सोना पड़े। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इज फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इज फोकस्ड ऑन। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें पूछा गया है कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है या किस चीज पर फोकस करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ए एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी, बी एनवायरमेंटल इश्यूज, सी रिड्यूसिंग रूरल इंबैलेंसेस, या डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जब हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या देखने को मिला था कि वहां पर कुछ ही एरियाज थे, कुछ सिलेक्टेड एरियाज थे, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जिन स्टेट्स को इसका फायदा मिला, जहां पर की पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी थी, इरिगेशन फैसिलिटीज थी, उन्हीं रीजन्स ने जो है इसका फायदा उठाया। कुछ सेलेक्टेड क्रॉप्स थी जैसे कि राइस और व्हीट, जिसमें यह रेवोल्यूशन आया था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि रूरल अर्बन एरियाज में या डिफरेंट रूरल एरियाज में, कि बिहार के रूरल एरिया और पंजाब के रूरल एरिया में काफी डिफरेंस आ गया था। तो रूरल जो है वो इम्बैलेंसेस भी क्रिएट हुए थे। एनवायरमेंटल इश्यूज भी इससे जनरेट हुए, क्योंकि क्या होता था इसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और वाटर का काफी ज्यादा यूज किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वाटर की शॉर्टेज होने लगी। पंजाब में काफी रीजन्स ऐसे हैं, वहां पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो इस तरह की होगी जो कैंसर डिस्ट्रिक्ट कहलाती है ना, जहां पर कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है बहुत ही इम्बैलेंस तरीके से यूज किया गया है। तो एनवायरमेंटल इश्यूज भी जो है मेजर इश्यू रहे, ये कहना चाहिए मेजर साइड इफेक्ट था फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का। इसीलिए जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में ये जो शॉर्टकमिंग्स थी फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की, इनको दूर करना का फोकस रखा गया। इसीलिए चाहे वो एग्रीकल्चरल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज हो, या फिर रूरल इम्बैलेंसेस हो, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इस बात पर फोकस कर रहा है कि ये सब जो शॉर्टकमिंग्स थी फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की, ये दूर हो पाए। जो फायदा है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो हर क्रॉप में आए, चाहे वो मिलेट्स हैं, चाहे वो पल्सेस हैं, हर एक को फायदा पहुंचे, हर ग्रुप को फायदा पहुंचे, साथ ही साथ हर रीजन को फायदा पहुंचे। ऐसा ना हो कि राजस्थान या
महाराष्ट्र के कुछ बैकवर्ड एरियाज या उड़ीसा, वहां पर फायदा ना पहुंच पाए। सब जगह इसका फायदा पहुंचे, रूरल इंबैलेंसेस खत्म हो, एनवायरमेंटल इश्यूज भी ना हो। ये जो इम्बैलेंस्ड यूज है फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, जिसने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है, इसको भी हमें दूर करना है। इसलिए सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन सब इन चीजों पर फोकस करना है। दोस्तों इसमें जो है, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन से बात पूछी गई है, आपको सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ और किस चीज पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेवोल्यूशंस पर। कहने का मतलब कि पिंक रेवोल्यूशन क्या है, ऑरेंज रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है ना? ये यहां पर सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा गया कि पिंक रेवोल्यूशन किस चीज को कहते हैं, या ऑरेंज रेवोल्यूशन किस चीज को कहते हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ इन रेवोल्यूशंस पर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए एग्रीकल्चर, बी इंडस्ट्री, सी सर्विसेज, या डी मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ये होता क्या है। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कब कहलाया जाता है एम्प्लॉयमेंट? व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो। इसका क्या मतलब हुआ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो? इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए किसी जगह पर या किसी काम को करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है, बट उस काम में अगर मान लीजिए 8 लोग लगे हुए हैं, तो अगर आप 5 के बाद छठा, 7वां या 8वां जो भी बंदा काम कर रहा है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन द लेबर, या फिर जो भी आपका इनपुट है, अगर वो नहीं होती है तो वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो कहलाई जाती है। मतलब कि अगर उन 8 में से आप 3 लोगों को निकाल भी दें तो आपके प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये कहां पर देखने को मिलता है इंडिया में? इंडिया में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है एग्रीकल्चर में, जहां पर कि हमारे बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और प्रोडक्टिविटी उनकी इतनी नहीं है, वहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है। तो हमें जरूरत है कि हम एग्रीकल्चर से लोगों को निकालें, बिकॉज यहां पर लोग एम्प्लॉयड तो हैं, बट वो कैसे एम्प्लॉयड है? डिसगाइज। उनको लगता है कि उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बट एक्चुअली में वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन से क्या आपको देखने को मिल रहा है? आपको यह देखना है डिफरेंट डेफिनेशंस किसकी? एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट में जैसे आपने पढ़ लिया डिसगाइज्ड के बारे में, आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहां पर होता है, किस सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन? ए कुल्लू, बी बिलासपुर, सी लाहौल स्पीति, या फिर डी हमीरपुर। ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है और 2011 सेंसस के हिसाब से यहां पर जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन परसेंटेज सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में एज पर 2011 सेंसस। डेमोग्राफी चैप्टर को मैंने कहा है कि हाई फोकस एरिया है, और डेमोग्राफी में भी हमें सेंसस के एक तो इंडिया का और एक हिमाचल स्पेसिफिक दो चीजें कवर करनी है। इंडिया में आपको जनरल फीचर्स पता होना चाहिए, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट में है, लोएस्ट लिटरेसी रेट कहां पर है, फीमेल रेशियो सबसे ज्यादा कहां पर है, चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसमें टॉप कौन है, एवरेज कौन है, ये सब चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये था कि सेंसस में ये तो जो है वो इंडिया स्पेसिफिक है, बट हिमाचल में कौन सी होनी चाहिए, तो आपको हिमाचल स्पेसिफिक पता होना चाहिए। मतलब वहां पर क्या करना है आपको, डिस्ट्रिक्ट वाइज
आपको पता होनी चाहिए। कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, सबसे कम कौन सा लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर ये सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, कहां पर सेक्स रेशियो सबसे कम है। इस तरह की चीजें आपको हिमाचल स्पेसिफिक भी पता होनी चाहिए और इंडिया स्पेसिफिक भी पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In which town of Himachal Pradesh was the first skill development center set up in Himachal Pradesh in 2013? 2013 में सबसे पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर हिमाचल में कहां एस्टेब्लिश होता? ऑप्शंस देखते हैं। ए नाहन, बी बिलासपुर, सी हमीरपुर या डी गैग्रेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नाहन। यहां पर सबसे पहले एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है एस्टेब्लिश हुआ था। तो स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है वो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्किल इंडिया स्कीम। इसके बारे में दोस्तों जो है आप जो है सब पढ़ना। ये कब शुरू हुई थी, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, अभी इसका क्या स्टेटस है, हिमाचल में जैसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहां एस्टेब्लिश हुआ था, इस तरह की चीजें इस स्किल इंडिया स्कीम की, इसके अंदर कौन सी सब स्कीम्स हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which sanitation campaign was replaced by स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण in 2015? ऑप्शंस देखते हैं। निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ ग्रामीण अभियान, सी राजीव स्वच्छ भारत अभियान या डी इंदिरा निर्मल भारत अभियान। दोस्तों अगर आपको इसको नहीं भी पता होगा आपको आंसर, तो आप दो ऑप्शंस तो जो है इसके एलिमिनेट कर सकते हैं। एक तो राजीव स्वच्छ भारत अभियान, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और दूसरा इंदिरा निर्मल भारत अभियान। क्यों एलिमिनेट कर सकते हैं? देखिए 2015 में अगर ये जो है स्कीम लागू हुई थी या लॉन्च हुई थी, तो ये तब किसकी सरकार थी? बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और बीजेपी की गवर्नमेंट में किसी स्कीम का नाम जो है इंदिरा या राजीव तो नहीं रखा जाएगा। तो अब आपके दो ऑप्शंस बचते हैं, निर्मल भारत अभियान और स्वच्छ ग्रामीण अभियान। अब आप लोगों ने हो सकता है कि स्वच्छ ग्रामीण अभियान जैसी कोई चीज तो नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैंने भी नहीं सुनी है और बाकी किसी ने भी स्वच्छ ग्रामीण अभियान की कभी कोई स्कीम नहीं लॉन्च हुई थी। तो इसमें जो है आप जो है एक गैस कर सकते हैं कि हाँ ये स्कीम कौन सी रही होगी, ये निर्मल भारत अभियान रही होगी। निर्मल भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2002 में शुरू हुआ था। इसका एम क्या था? इसका भी यही एम था कि ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस होने चाहिए। ओपन डेफिकेशन को खत्म करना है या कम करना है, इसको रिक्रिस्टाइन किया गया और इसको नाम दिया गया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which district of Himachal Pradesh recorded the highest growth rate of population during 2001 to 2011 decade? A. सिरमौर, B. ऊना, C. सोलन या फिर डी चंबा। हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन नहीं पूछा, हाईएस्ट ग्रोथ रेट किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा रहा बिटवीन दी 2001 एंड 2011? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऊना। तो जैसे मैंने अभी बताया कि आपको एक तो क्या पता होना चाहिए, इंडिया स्पेसिफिक, और दूसरा आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक। तो जो भी आप सेंसस पढ़ेंगे, जो 2011 सेंसस है, उसमें आप हिमाचल की जानकारी भी हमें अलग से लेनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रोलिंग प्लान इज अ प्लान फॉर, ऑप्शंस देखते हैं, 1 ईयर, बी 2 ईयर्स, सी 3 ईयर्स या फिर डी 4 ईयर्स। दोस्तों जो रोलिंग प्लान की शुरुआत हुई थी, ये किसने दिया था रोलिंग प्लान? गुनार मिर्डाल। इन्होंने जो है रोलिंग प्लान जो है वो सजेस्ट किया था, और इंडिया में जो पहला रोलिंग प्लान आया था वो आया था 1978 में। जब जनता गवर्नमेंट आई पावर में, तो उन्होंने जो है रोलिंग प्लान को शुरू किया। रोलिंग प्लान का मतलब क्या होता है कि 5 ईयर प्लान नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम हर ईयर का एक प्लान बनाएंगे, और उस प्लान को जो है 1 साल बाद हम एक असेसमेंट लेंगे कि इस प्लान ने क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, और फिर सेकेंड ईयर का जो प्लान होगा हमारा, वो हम उसके बेसिस पर बनाएंगे। तो रोलिंग प्लान जो है वो जनरली जो है उसकी जो ड्यूरेशन है वो कितने साल की रहती है? वो 1 ईयर की रहती है, और 1 ईयर के बाद हम फिर से उसका असेसमेंट करते हैं
कि इसमें क्या कमियां रही या कैसे इनको ठीक करना है, आगे के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या चेंजेस हमें स्ट्रेटेजी में लेने चाहिए। तो 1978 में जो है वो लागू किया गया था रोलिंग प्लान, लेकिन 1980 में जब फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको खत्म कर दिया, रोलिंग प्लान को मानने से इंकार कर दिया और फिर से 5 ईयर प्लान की जो प्रथा थी वो शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज फाउंड इन, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पर है? ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी उत्तराखंड या फिर डी मेघालय। दोस्तों सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट तो कहां पर है? हाईएस्ट की अगर बात करें तो वो तो केरला में है। इन चारों की अगर आप बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा जो है वो सिक्किम में है, अराउंड 82%। ये 2011 सेंसस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। मणिपुर में भी है 76 to 78% है, उत्तराखंड में अराउंड 76% है और मेघालय में अराउंड 74% है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो देखिए कि सेंसस से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और गवर्नमेंट स्कीम से कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजी यात्रा इज एन इनिशिएटिव ऑफ ए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, बी 4 धाम यात्रा, सी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। डिजी यात्रा किसका इनिशिएटिव है? डिजी यात्रा जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है। 2018 में उन्होंने लॉन्च किया था और इसकी स्कीम का या इस इनिशिएटिव का क्या बेनिफिट था कि वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। इससे क्या फायदा हम करना चाह रहे थे कि जो भी टिकट बुकिंग है, जो भी एयरपोर्ट में एंट्री होती है या जो आपको बोर्डिंग पास की सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, ये सब जो है क्या हो जाए, आपका डिजिटल हो जाए। जो आपकी यात्रा है ना, तो जो जर्नी है आपकी वो डिजिटल हो जाए, आपको कम से कम इंटरेक्ट करना पड़े एयरपोर्ट पर या बोर्डिंग के लिए, कि सब चीजों के लिए वो आप डिजिटली कर सकते हैं। तो वो क्या था कि जब आप बुकिंग करेंगे एयर टिकट की तब जो है आपका फेशियल रिकॉग्निशन हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगी, एक यूनिक आईडी मिलेगी और उस यूनिक आईडी के जरिए बाकी सारे काम जो एयरपोर्ट एंट्री है, बोर्डिंग पास की सिक्योरिटी है, ये सब जो है वो हो जाएंगे आसानी से। तो क्या हो जाएगा, आपको एक पेपरलेस एंड हेजल फ्री ट्रैवल आप लोग कर पाए। तो ये इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्या कहता है, भारतमाला इज ए road and highways project connecting the borders and ports on coastal lines, B linking river projects, C reviving small airports या D linking universities project। तो जो भारतमाला है ये क्या प्रोजेक्ट है? भारतमाला एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का एक पेट प्रोजेक्ट है। इसका एम क्या है, हाईवेज बनाना। 34,800 किलोमीटर से भी ज्यादा की रोड्स जो है वो भारतमाला प्रोजेक्ट में बननी है और इनका मेन फोकस क्या है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जाएं, जो बॉर्डर की कनेक्टिविटी है वो इंप्रूव हो, आपके जो कोस्टल एरियाज हैं उनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, एक्सप्रेसवेज बनाए जाएं। तो ये सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है भारतमाला प्रोजेक्ट के। इसके 34,800 किलोमीटर से ज्यादा की रोड्स बननी है। वो कहां पर बननी है कि जो कोस्टल एरियाज है, हमारी जो कोस्टल लाइंस है वो कनेक्ट हो जाए, है ना, उनकी जो फीडर रोड्स है वो भी बने। साथ में ग्रीन एक्सप्रेसवेज, ग्रीन एक्सप्रेसवेज का मतलब जहां पर पहले कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, जहां पर कोई पहले हाईवे नहीं था, वहां पर एक्सप्रेसवे बनाए जाए। जो बॉर्डर एरियाज हैं जो हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी कनेक्टिविटी जो है वो इंप्रूव हो। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाए, जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, दिल्ली मुंबई की कनेक्टिविटी आपने इंप्रूव करी, उसके दोनों तरफ जो है आपकी इंडस्ट्रीज लगे। तो इस तरह के इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर एस्टेब्लिश होने हैं। जो फर्स्ट फेज है इसका वो कब तक पूरा होना है,
वो 2022 के एंड तक जो है वो पूरा करके देना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये जो है हमने अब इन 2 लेक्चर्स में जो है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे एनटी में जो पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस किया। कुछ फोकस एरियाज जो निकल कर आए हैं पिछले लेक्चर से और इस लेक्चर से वो हमने देख ही चुके हैं कि फोकस एरिया आपके क्या होंगे। सबसे पहला होगा आपका डेमोग्राफी चैप्टर, तो इसमें जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा है सेंसस, और सेंसस में इंडिया स्पेसिफिक कुछ चीजें और हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक। दूसरा है जो है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद जो इकोनॉमी के बेसिक्स हैं वो आपके जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको पढ़ना तो पूरा चाहिए जो भी सिलेबस का हिस्सा है, बट ये जो ऐसे एरियाज हैं जिन पर कि आपको खास ध्यान रखना है या फिर फोकस करने की जरूरत है, सो दैट आप अपने जो इकोनॉमिक्स का स्कोर है एनटी में उसको मैक्सिमाइज कर पाए। तो दोस्तों मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इन वीडियोस के जरिए जो एक सही डायरेक्शन मिलेगी आपको प्रिपरेशन करने में एनटी एग्जाम की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।